नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के परिजनों से प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मुलाकात की। साथ ही बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी उनकी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। रुड़की के रामनगर स्थित एक निजी होटल में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि देश आज सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 9 सालों में देश के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिसका आम जन को लाभ मिल रहा है। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, या दुनिया के पटल पर भारत के सम्मान का सवाल होगा। और इसलिए हम इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़े, इसलिए हम 2024 का चुनाव हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम जनता से यही कह रहे हैं आपके माध्यम से कि भाई एक बार फिर आप मोदी की सरकार। देहरादून में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के नाम एफआईआर दर्ज हो गई है। मामला ऋषिकेश में एक व्यक्ति के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ है। इससे पहले जब मारपीट की वीडियो वायरल हुई थी तो पीड़ित ने एफआईआर के लिए पत्र पुलिस में दिया था और बताया था कि मंत्री ने मेरे साथ मारपीट की। बावजूद एफआईआर में मंत्री का नाम नहीं था। वहीं कांग्रेस ने इसके ऊपर सवाल खड़े किए थे, आखिर मंत्री का नाम क्यों नहीं है। वहीं अब तक एफआईआर सामने आ गई है जिसमें मंत्री का नाम है। वहीं मंत्री के नाम होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह रखा है कि जो भी दोषी होगा वह सामने आएगा। हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, विपक्ष को जब मुद्दे नहीं होते हैं तो अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं, क्योंकि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में गलत किसी के साथ नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। ये ठीक है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते सब लोगों को संयम बरतने की आवश्यकता रहती है, वो संयम बरतना चाहिए। और समाज के ऐसे लोगों को भी जिनको ये भी ना पता कि आखिर किसी मिनिस्टर से कैसी बात करनी है, उनको भी अपने अंदर विचार करना चाहिए। इस प्रकार के विषय। देहरादून में तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से पिथुवाला पॉलिटेक्निक कैंपस में बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। रोजगार मेले में 93 कंपनियां आई हैं, जिनमें करीब 7,000 नौकरियों के लिए छात्रों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। आपको बता दें, रोजगार मेले में उत्तराखंड के अलग अलग पॉलिटेक्निक संस्थानों से करीब 1875 छात्रों ने शिरकत की और नौकरियों के लिए इंटरव्यू दिए। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया है कि विभाग का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, इसलिए शिक्षा को रोजगार परख बनाया जा रहा है। राज्य में करीबन 71 सरकारी पॉलिटेक्निक्स और प्राइवेट कितने हैं? 69 प्राइवेट पॉलिटेक्निक स्कूल मिलाकर के 140 के आसपास प्राविधिक शिक्षा संस्थान है। इनके बच्चों को किस तरह रोजगार मिल सके उनकी शिक्षा के हिसाब से, इसके लिए प्लेसमेंट सेल हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग ने खोला है। और इससे पूर्व भी वो काशीपुर और देहरादून में करीबन 41% बच्चों को, जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ है करीबन 3700 के आसपास जो फाइनल ईयर की, तो उसमें 41% बच्चों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया। और इस वर्ष आज का टारगेट ये है कि 1875 बच्चों ने आज इस रोजगार मेले में ये प्रतिभाग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखें चाहे ये सरकार देखे, उत्तराखंड के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके प्रति हम लोग कमिटेड हैं कि उनको किसी तरह से रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जो हमारे सेवा योजन कार्यालय हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरियों में स्थान मिले, लेकिन उन कार्यालयों को के माध्यम से हम लोग एक सेतु का काम करके जो प्राइवेट सेक्टर में है, जो हमारे बच्चे यहाँ पर प्रशिक्षित हो चुके हैं, उनको हम प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब दिलाने का प्रयास करें। उसी के क्रम में बेरोजगार को दूर करने के लिए स्वरोजगार मेलों का आयोजन।
नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर के 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस साल पहली बार मंदिर प्रांगण में 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। मंदिर समिति के सदस्य राजीव लोचन शाह ने बताया है कि 21 मई ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय को प्रातः 8 बजे नगर में कलश यात्रा के साथ ही देवी पूजन और प्रतिदिन 3 बजे से 6 बजे तक कथा प्रवचन और शाम 6 बजे आरती और प्रसाद वितरण किया जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में आने का आग्रह किया है ताकि आयोजन को सफल बनाया जा सके। वहीं राजीव लोचन साहा ने कहा है कि दूर दराज के श्रद्धालुओं के लिए श्रीमद् भागवत का फेसबुक के माध्यम से सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। देहरादून में कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा ने युवाओं को विदेशों से नौकरी दिलाने के धामी सरकार के फैसले को हास्यास्पद बताया है। प्रदीप टम्टा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि अब प्रदेश में रोजगार के अवसर खत्म हो चुके हैं कि अब धामी सरकार विदेशों में युवाओं को नौकरी देने की नीति बना रही है। टम्टा ने कहा है कि सरकारी विभागों में हजारों पद रिक्त हैं। सरकारी नौकरियों में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी सरकार का नौजवानों को और नौकरी देने का तंत्र पूरी तरह से फेल हो गया है। प्रदीप टम्टा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार विदेशों में नौकरी के नाम नए ठग और भ्रष्टाचार का नया तंत्र बनाना चाहती है। जो सरकार राज्य के अंदर अपने लोगों को रोजगार देने में सफल नहीं हो पा रही है, राज्य के सरकारी पदों में 20,000 25,000 पद तो इन्हीं के अनुसार खाली थे। वहाँ इनका जो तंत्र है नौजवान को भर्ती है वो पूरी तरह असफल हो गया। वहाँ पर पूरी तरह से देहरादून में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि चारों धाम में वहन क्षमता के अनुरूप ही यात्रियों को आने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ का विपरीत मौसम, सीमित संसाधन बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आपको बताते चले कि सीएम धामी के निर्देशों पर धामों में वहन क्षमता हटाने का निर्णय लिया गया था। वहीं धाम में पेटीएम स्कैनर विवाद मामले में भी अजय कहते हैं कि चूक हुई है। हमारा यानी मंदिर समिति का पेटीएम से पुराना करार है। हम इंटरनल जांच भी करा रहे हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है। विगत कुछ दिनों से लगातार मौसम बड़ा खराब हो रहा है और जो धाम है हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है, वहाँ पर लगातार वर्षा हो रही है, भारी बर्फबारी हो रही है। खास करके केदारनाथ जी में लगातार बर्फबारी हो रही है और उस कारण से बीच में हम जो प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ पर यात्रियों को क्या हुआ? पंजीकरण की प्रक्रिया उसे भी स्थगित किया गया है। देखिए, आप जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से धामों में लगातार बर्फबारी हो रही है, वर्षा हो रही है। उसके कारण वहाँ पर कई कठिनाइयाँ भी पैदा हो रही है और मौसम को प्रतिकूलता को देखते हुए समय समय पर हम जैसी परिस्थितियाँ आ रही उस हिसाब से वहाँ पर केदारनाथ धाम में यात्रियों के पंजीकरण और वहाँ उनके आगमन को लेकर के एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। क्योंकि आप ये भी आपके संज्ञान में है कि वहाँ जो पैदल मार्ग है, पैदल मार्ग में इस बीच में 1-2 बार वहाँ पर ग्लेशियर भी टूटे हैं, उसके कारण पैदल मार्ग भी बाधित हुआ है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको एहतियात के तौर पर विभिन्न स्थानों पर रोक रहे हैं और उनको मौसम का अपडेट लेकर के और उसके अनुरूप ही उनको यात्रा करने के लिए हम अनुमति प्रदान कर रहे हैं। और विगत 2 दिनों से लगभग मौसम कुछ अनुकूल है, तो और उसके बावजूद बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम में आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में वहाँ पर तीर्थयात्री श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। कल भी वहाँ लगभग 18-20 हज़ार के करीब श्रद्धालु पहुँचे थे। तो जैसा भी मौसम की प्रतिकूलता हो रही है, मौसम के अनुरूप और शासन प्रशासन वहाँ पर निर्णय ले रहा है। होनी चाहिए, इस वजह से जो है वो अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है। आप क्या कुछ इसमें लेके आप देखते हैं, आप क्योंकि दोनों धामों का आप लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि जो धामों की कैरिंग कैपेसिटी है उसका आकलन किया जाना चाहिए। उस अनुरूप वहाँ पर केंद्र की विभिन्न योजनाओं और केंद्र सहायता योजना की समीक्षा के लिए 30 सांसदों की समिति देहरादून पहुंच चुकी है। यह समिति सबसे पहले टिहरी में टीएचडीसी के बांध संबंधी कार्यों, पुनर्वास आदि का निरीक्षण करने पहुंची है। ये पूरा कार्य केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन परबत भाई पटेल के नेतृत्व में कार्य किया जा रहा है। इस दौरान केंद्र की विभिन्न योजना का भी जायजा लेकर और डैम से प्रभावित लोगों की समस्याएं भी सुनेगी। ये कमेटी 3 दिनों तक उत्तराखंड में रहेगी। साथ ही उक्त विषयों पर समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के बाद संसद में प्रस्तुत की जाएगी।
जाएगी। वहीं सांसदों की टीम पहुंचने पर बांध निर्माण परियोजना से प्रभावितों को उम्मीद जगी है कि उनकी समस्याओं का अवश्य निदान होगा। ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है। ये कमेटी साल में 2 बार वो भिन्न स्थान को जाकर के ऐसा ये जनशक्ति विभाग का काम जैसा चलता है, इसमें पानी की अविरलता, पानी उपलब्ध होता, पीने का पानी और इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए ये पानी की उपलब्धता कैसे होती है और इसमें क्या प्रॉब्लम होता है। सरकार का जो प्रोजेक्ट्स इसको टाइम रियल टाइम में कंप्लीशन होने में क्या समस्या होती है, इस विषय में हम ध्यान करता है और कैसे कि पानी की स्वच्छता कैसे बजाय रहता है और पानी में गंदगी कैसे आता है, प्रदूषण कैसे होता है, इसमें क्या क्या कार्रवाई किया जाता है, इस सब विषय में हम ध्यान करके गवर्नमेंट का विभिन्न डिपार्टमेंट को सेंसिटाइज करता है और सरकार का पैसा जो खर्च होता है इसका अकाउंटेबिलिटी को उत्तराखंड में आज जो 72 की कमेटी पार्लियामेंट की है उनमें नाइब मेंबर आज हम यहाँ पर आए हैं। आज हम फील्ड विजिट करेंगे और वैसे यहाँ से कैरी डैम कैला पानी का धूप है वो भी करे सब अधिकारियों के साथ करने वाले हैं। वर्ल्ड का क्या करने के हम कल उत्तराखंड में हैं, श्रीनगर जाएंगे, चंडीगढ़ पासा। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के तहत मसूरी में मालदीव और बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए 2 सप्ताह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक भरत लाल ने किया। मालदीव के 50 सिविल सेवक और बांग्लादेश के 45 सिविल सेवक कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। यह 6 मई 2023 को बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए 98वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम के सफल समापन के बाद प्रारंभ हुआ है। आज हमने मसूरी में स्टार्ट किया है, जिसमें बांग्लादेश और मालदीव के लोक सेवक भाग ले रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश के 45 लोक सेवक हैं, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम्स और सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर हैं और मालदीव के 50 लोग से। विकासनगर के बाजार में फुटपाथ पर हो रखे अतिक्रमण को लेकर पुलिस के द्वारा अभियान चलाया गया। फुटपाथ पर रखे दुकानदारों के सामान को हटवाया गया। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा दुकानों के आगे लोडिंग और अनलोडिंग वाहनों को हटवाया गया, जिसको लेकर व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष मनोज अग्रवाल और विकासनगर पुलिस के एसएसआई भुवन चंद्र पुजारी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। कोटद्वार रेंज के अंतर्गत गिवाई बीट में वन भूमि पर अतिक्रमण कर मजार बनाई गई थी, जिसको लेकर वन विभाग ने प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर उक्त भूमि को कब्जे में ले लिया है। मजार को ध्वस्त करने के दौरान कोई बवाल ना हो, इसके लिए पूरे वन प्रभाग और पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही। इस दौरान रेंजर अजय धयानी ने बताया है कि आरक्षित वन क्षेत्र में बनी मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं और भी इस तरह की वन भूमि पर अतिक्रमण कर मजार बनाई जाएगी तो तुरंत कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसमें जो है कि आरक्षित परिषद की वहीं बीट में जो है कि ये मजार बनी थी अवैध, और इसमें जो है कि हमने इनको जो है कि सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया था। अगर किसी भी इसका यहाँ पे कोई जो कि हक है, मालिकाना हक है, तो इसको तुरंत हटा दें। तो आरक्षित परिषद मालिकाना हक का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट है, सरकार की ज़मीन है। तो आज से जो है कि हमने एसडीएम साहब और एडिशनल एसएसपी साहब, कानून को पटवारी सभी, हमारे डीएफओ साहब थे, पूरे स्टाफ था कोटद्वार लालटन से पूरे डिवीजन का। देहरादून में अचानक मस्जिदों के लाउडस्पीकर पुलिस के द्वारा उतारे जाने को लेकर आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अपना विरोध जताया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ जिलाधिकारी और एसएसपी देहरादून की बातचीत हुई। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा जो स्पीकर उतारे गए हैं उन्हें फिर से लगाया जाए, लेकिन स्पीकर की आवाज कम
कुछ पुलिस वाले ज्यादती कर रहे थे कि भाई माइक उतारो, उससे जो है ना पब्लिक में एक रोष था, समझे, क्योंकि माइक में अजान होती है और आवाज़ उससे उस अजान से दूसरों को फ़ायदा पहुंचता है, उससे वो एक कॉल है ताकि लोग इबादत के लिए आएँ, नमाज के लिए आएँ, तो उसका उतरना ठीक नहीं होता, समझे, इसलिए हमने वो विज्ञापन सौंपा उनको। क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या आश्वासन ये मिला कि ठीक है हम माइक अपनी जगह रखेंगे, समझे, लेकिन आवाज़ कम कर देंगे। हाँ, इंशाल्लाह हम इस पर अमल करेंगे कि हम आवाज़ बहुत कम कर देंगे। क्या कारण उन्होंने बताया, क्या कारण बनाया, क्यों? कारण ये बताया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इससे प्रदूषण फैलता है, तो हम मंदिर के भी उतारेंगे, हम गुरुद्वारे के भी उतारेंगे, मस्जिदों के भी। रुड़की में बेखौफ दबंगों के कारनामे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जहां कमेलपुर गांव में बग्गी हटाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। बता दें, वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कार सवार युवक पर दबंगों ने ईंट पत्थरों से जानलेवा हमला किया, साथ ही घर पर भी पथराव किया। फिलहाल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में तोड़ी जा रही मज़ारों और मंदिरों के मामले में जिले के सभी 5 कांग्रेस विधायकों ने रोशनाबाद स्थित डीएम कैंप कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। कांग्रेस विधायकों के अनुसार जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में कई ऐसे मंदिरों और मज़ारों को निशाना बना रहा है, जो कि सैकड़ों सालों से लोगों की आस्था का केंद्र है। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि डीएम ने उन्हें पहले समय दिया था कि मंगलवार तक वे मज़ार नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अपने ही वादे से मुकरते हुए डीएम हरिद्वार ने यहां के आर्यनगर में स्थित प्राचीन मजार तोड़ डाली और इसके लिए कोई सुनवाई भी नहीं की गई। सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और सम्मानित जनप्रतिनिधियों से इन्होंने समय लिया था, सभी को समय दिया गया था। हालांकि इनके साथ और भी काफ़ी लोग आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सभी से बैठ के बातें सुनी गई। देखिए, विधायक तो डीएम साहब बताएंगे कि उन्होंने बंद कमरे में बैठ के क्या बात की है। हमें तो इतना पता है कि 5 विधायकों को उन्होंने कहा आज मैं छुट्टी पे हूं, और थोड़ी देर में खबर आती है वो एक सिंगल विधायक से मिल लिए। अब ये तो डीएम साहब से आप पूछो या उस विधायक से पूछो। 5 विधायकों से मिलने के लिए डीएम साहब कह रहे हैं अगले दिन मिलूंगा। में टाइम लिया गया था, उस टाइम पर जो है स्वयं इसमें जो हमारी कमेटी थी सब लोग बैठ के बात सुन रहे थे कि क्या इनके जिस बात के लिए है मुद्दे को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जाने के बाद कोई अलग वर्जन आया, क्योंकि यहाँ पर बात तो सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रही थी। बाहर जाने के बाद क्या रिएक्शन आया, क्यों आया, इस संबंध में जानकारी कर रहा हूँ मैं। इस तरह से मंदिर और मजार जनता की भावनाओं से, आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, तो जनता को और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के मिलने का समय दिया गया है। 1 हफ्ते का समय बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले, नियम के हवाले की जो आदेश हुआ उसके हवाले के। लेकिन क्या दिक्कत आ गई थी, समय से पहले ही उसे ध्वस्त करा दिया गया। उधम सिंह नगर में सड़कों को जाम करने के साथ यात्रियों के साथ बदसलूकी, मारपीट और अन्य घटनाओं को अंजाम दे रहे टुक-टुक चालकों को लेकर पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के के पहले चरण में सभी टुक-टुक चालकों का पुलिस सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 21 दिन का समय तय किया गया है। इसके बाद सड़कों पर बिना सत्यापन के टुक-टुक चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तादाद में ई रिक्शा जो है ये संचालित हो रहा है। इसमें जो है काफ़ी संख्या में देखा जा रहा है कि इनके जो चालक है इनका कोई भी रिकॉर्ड, पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, ना ही सत्यापन है। तो इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि जो भी ई रिक्शा चालक हैं, टुक टुक जो चला रहे हैं यहाँ पे, वो अपना सत्यापन कर थाने में पंजीकरण कराएंगे। तो ये प्रक्रिया हमने चालू कर दी है। इसमें जो है सभी ई रिक्शा चालकों से हम अपील करते हैं कि अपना अपना नज़दीकी। दिनेशपुर के कालीनगर गांव में बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने 4 लोगों की जमकर पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा है कि पूछताछ करने पर पता चला है कि चारों युवक निर्दोष थे। एक बच्चे को कोल्ड ड्रिंक दिलाने ले जा रहे थे, तभी ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर उन्हें पकड़ लिया। बच्चा चोर गिरोह घूम रहा है और इन्होंने बच्चे को
किडनैप करने की कोशिश करी है। तो इस सूचना पर हम लोग गए वहाँ मौके पर 4 व्यक्ति हमें मिले और गांव वाले मिले। तो गांव वाले भी यहाँ पे थाने पे भी आए थे और बच्चों को भी हम लेकर आए। पूछताछ में जो हमें पता चला कि वो व्यक्ति 4 जो व्यक्ति थे वो नशे में थे। हमें फ़ोन पे पता चला, मैं चितरंजनपुर था कहीं, कि ये बच्चा कृष्णा नाम के कालीनगर गांव के हैं। फील्ड में खेल रहे थे, कई सारे बच्चे थे। 4 अज्ञात लड़के हैं जो 2 बाइक पे थे ये लोग, और करीबन 200 से 300-400 मीटर लगभग बच्चे को बाइक में उठा के ले आए। किसी ने कहा कि तुम्हारे परिवार का बच्चा ले जा रहे हैं। छोटा छोटा बच्चे वहाँ पे रोज़ शाम को खेलते हैं और वहाँ पे खेलने का भी व्यवस्था किया गया है। वहाँ पे बच्चे खेलते हैं। तो आज भी हमारा जो भांजा है वो खेल रहा था वहाँ पे। तो कई बच्चे थे, तो 4 संदिग्ध बंदे आए दूर से, रुद्रपुर से कह रहे थे वो लोग। तो वो लोग सब बच्चों को कोल्ड ड्रिंक खिला रहे थे। रुद्रपुर में सिडकुल क्षेत्र के एक होटल के बाहर युवक से मारपीट और फायर झोंकने के आरोप में पुलिस और एसओजी टीम ने तमंचे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया कि दोनों गैंगस्टर अंशु भंडारी के लिए काम करते थे। फिलहाल घटना में शामिल एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। वहीं एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल के मुताबिक घटना की पुष्टि होने पर पुलिस द्वारा तत्काल पीड़ित से तहरीर प्राप्त कर आशु भंडारी सहित उसके 3 अन्य साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास आदि गंभीर धाराओं में थाना पंतनगर पर पंजीकृत किया गया है मामला। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय से हमें लगातार निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि उत्तराखंड को भय मुक्त और अपराध मुक्त राज्य बनाना है। इसी क्रम में एक दुस्साहसिक आपराधिक घटना को अंजाम दिया था कुछ बदमाशों के द्वारा। तो उस बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति को जान से मारने का प्रयास किया गया था। तो उस जो बहुत ही गंभीर घटना थी, उस गंभीर घटना को पूरी गंभीरता के साथ हम लोगों ने पहले पंजीकृत किया। उसके अनावरण के लिए टीमें गठित की, जो कि सीओ पंतनगर तपेश के नेतृत्व में काम कर रही थी। और इसके साथ साथ इसमें इंस्पेक्टर पंतनगर डांगी जी और साथ में जो है सिडकुल चौकी इंचार्ज पंकज इसमें इन्वॉल्व थे। और इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए इंटेलिजेंस गैदरिंग की और इसमें मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की सहायता से इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें एक का नाम जो है करण है और दूसरे का नाम मन्नू अरोड़ा है। दोनों ही अभ्यस्त अपराधी हैं, पूर्व में भी इन पे मुकदमे दर्ज हैं। और ये बेसिकली जो है आशु भंडारी नाम के गैंगस्टर के लिए काम करते हैं, जो इस पूरी घटना में मेन एक्यूज था। और वो लगातार उसके यहाँ भी दबिश दी गई, सभी ठिकानों को उन पे यहाँ दबिश दी गई। तो उसी वजह वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और स्थानीय युवक सुरेंद्र सिंह नेगी के बीच बीते मंगलवार को सरेराह हुए विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में क्रॉस रिपोर्ट होने के बाद भी युवक के समर्थक नागरिकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। आंदोलनकारी संगठनों के साथ शिवाजी नगर के नागरिकों के नगर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और घाट चौराहों पर सांकेतिक जाम लगाया। गुस्साए लोगों ने कोतवाली में अधिकारियों का घेराव किया और इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। दरअसल हरिद्वार मार्ग पर मंगलवार के रोड जाम के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ युवक का विवाद हो गया था। तो पुलिस की कार्रवाई पर बड़े सवाल उठाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ राजनीति भी हो रही है, तो वहीं प्रदर्शनकारी जमकर हंगामा भी कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई पर बड़े सवाल भी उठा रहे हैं।